हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में मैं वही सारे क्वेश्चन फिर से एक बार एक्सप्लेन करूँगी और कुछ उसके आगे के क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करूँगी जो रह गए थे। तो देखते हैं क्वेश्चंस जो रह गए थे। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया था कि कौन से इजी क्वेश्चन हैं जो आपके सिलेबस पे पूछे जा सकते हैं, किसको कोई सा भी एग्ज़ाम हो, जैसे आप नीट का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप जा रहे हैं तो उस जगह आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। इजी क्वेश्चंस हैं, वही मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। ज़्यादा टफ क्वेश्चन मैंने बाद में रखे हैं जब मैं आपको उस लेवल की थ्योरी बताऊँगी जहाँ पे ये टर्म आपको मिलेंगे। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है, विच फिंगर इज़ मोस्ट कॉमनली यूज फॉर प्रिकिंग। तो लेफ़्ट रिंग फिंगर आपको लेफ़्ट हैंड की जो रिंग फिंगर आपकी होती है वो मोस्टली हम प्रिक के लिए यूज करते हैं। ये एक सिंपल क्वेश्चन है। ये पैथोलॉजी से अंडर आपका क्वेश्चन है। देयर इज़ पर इजी है इसलिए बता रही हूँ। देयर इज़ अ मार्किंग ऑन द आरबीसी पिपेट। तो मार्किंग क्या रहती है? 0.51101 ये आपकी मार्किंग रहती है आपकी आरबीसी पिपेट पे। और द डाइल्यूशन फैक्टर ऑफ ब्लड एंड आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड इन द टोटल इरेथ्रोसाइट काउंट ऑफ फॉर हीमोसाइटोमेट्री। तो ये 200 का डाइल्यूशन फैक्टर रहता है, 1:200 आपके आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड में। ये सारे आपके पैथोलॉजी से रिलेटेड हैं। अब ये सब मैं एक्सप्लेन कर चुकी थी। तो अब नेक्स्ट आपके क्वेश्चंस में आते हैं जो रह गए हैं। मैंने आपको पहले बताया है कि आज के सेशन में मैं आपको सारे क्वेश्चन जितने भी रह गए हैं सारे एक्सप्लेन कर दूंगी। और आज से ही मैं आपको स्टूल के टेस्ट के बारे में भी बताऊंगी कि जो यूरिन का टेस्ट जैसे होता है लैब में, उसी तरीके से स्टूल टेस्टिंग में हम क्या देखते हैं और किस लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो जैसे कि ये है कि ड्यूरिंग मेसोब्लास्टिक स्टेज 0 to 2 months blood is formed in। तो मेसोब्लास्टिक स्टेज है एक, जिस तरीके से आपको गेस्टेशन पीरियड में बहुत सारी स्टेज देखने को मिलती हैं, उसी तरीके से ये एक स्टेज है जो आपको देखने को मिलती है मेसोब्लास्टिक ब्लड फॉर्मेशन के केस में। तो इस केस में जब आप जाते हैं तो ब्लड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपका जो ब्लड फॉर्म होता है वो कहाँ पे होता है। तो यॉर्क सैक में होता है। ये आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि कोई अगर आपसे पूछे कि मेसोब्लास्टिक स्टेज जो रहती है उसमें आपका यॉर्क सैक, आपका जो ब्लड है वो कहाँ बनता है, तो आप बता सकते हैं कि वो यॉर्क सैक में बनता है, क्योंकि 0 to 2 months तक आपका कोई भी ऐसा कोई ऑर्गन नहीं बनता जो कि आपको ब्लड का फॉर्मेशन करा सके। 0 to 2 months तक आपका यॉर्क सैक ही आपके ब्लड के फॉर्मेशन करता है। फैक्टर्स प्रमोटिंग इरेथ्रोपोएसिस आर, ये कल मैंने एक्सप्लेन किया था
तो कोबैल्मिन, फोलिक एसिड, हाइपॉक्सिया, ये तीनों चीज़ें फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि आपकी एरिथ्रोपोइसिस को प्रमोट कराते हैं। एरिथ्रोपोइसिस से मतलब है कि ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होना। अब कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर बोन मैरो एस्पिरेशन इज, बोन मैरो का कॉन्ट्राइंडिकेशन किसके लिए क्या टर्म यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हीमोफीलिया ए। जब आपका बोन मैरो में कोई ऐसी कॉन्ट्राइंडिकेशन आ जाएगी कि जब आप बोन मैरो से कोई एस्पिरेट निकालते हो, उसमें कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन दिखती है, तो आपका कौन सा केस बनता है, वो हीमोफीलिया ए का केस बनता है। हीमोफीलिया से आप जानते हैं कि क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं वो रिटार्ड हो जाते हैं, मतलब सही से नहीं बनते, इसलिए आपको जहाँ से भी कट या कोई चोट लगती है तो अगर ब्लड फ्लो होने लगता है, इंटरनल ब्लीडिंग से भी रिलेटेड है। द डायग्नोस्टिक इंडिकेशन ऑफ बोन मैरो ट्रिपाइन बायोप्सीज, ये बोन मैरो ट्रिपाइन बायोप्सी से रिलेटेड है। जब आप बोन मैरो के बारे में पढ़ेंगे तब इसके बारे में आपको मैं ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगी। तो ये स्टेन के बारे में है कि बोन मैरो एस्पिरेशन में कौन सा स्टेन यूज करते हैं, तो ये सारे जितने भी स्टेन है वो नहीं यूज होते, पर्ल स्टेन यूज होता है और ये बेसिकली आयरन के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे कुछ है। ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब ये पूछा गया है कि अगर आपको द विच टाइप ऑफ जॉन्डिस इज काज्ड ड्यू टू लीवर डिसऑर्डर, आपको कौन सी जॉन्डिस होने का चांस ज़्यादा है जब आपको कोई लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। प्री पोस्ट हिपैटिक पूछा है, तो हिपैटिक जॉन्डिस होगा जब आपको लीवर से डिसऑर्डर से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन ऐसे ही और था आपका जिसमें कि प्री हिपैटिक जॉन्डिस के बारे में पूछा गया था। जैसे कि ये है प्री हिपैटिक जॉन्डिस इज काज्ड ड्यू टू, तो प्री हिपैटिक जॉन्डिस आपका क्यों होता है, तो एक्सेसिव आरबीसी डिस्ट्रक्शन की वजह से होता है। ये याद रखना है आपको कि प्री हिपैटिक जॉन्डिस तब होगा जब आपके आरबीसी का एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन हो रहा है, और हिपैटिक जॉन्डिस का केस तब होगा जब आपको लिवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो व्हाट इज़ द एवरेज नॉर्मल काउंट ऑफ आरबीसी इन मेल, ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 5 to 6 मिलियन काउंट होता है आपका आरबीसी इन मेल, और इसी तरीके से 12 to 13 ग्राम पर डीएल आपका एचबी का मेजरमेंट होता है मेल के केस में। एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि ये क्यों होता है। अगर आपसे कोई डीपली एक्सप्लेन करने के लिए कहे कि ऐसा क्यों होता है कि मेल्स और फीमेल्स में एचबी का जो कंसंट्रेशन है वो अलग आता है, तो ड्यू टू देयर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन ये कंसंट्रेशन आपको अलग मिलता है मेल्स और फीमेल्स में। द टोटल नंबर ऑफ आरबीसी इन द एडल्ट ह्यूमन बॉडी इज अबाउट, तो पूछा गया है द टोटल नंबर ऑफ आरबीसी एक एडल्ट ह्यूमन की बॉडी में कितने होगा, तो इसका होगा 25 ट्रिलियन। तो मिलियन से आपका मतलब लाख से होता है, बिलियन 1 करोड़ के केस में आता है, और ट्रिलियन अरब में आ जाता है। तो द टोटल नंबर ऑफ आरबीसी इन एडल्ट ह्यूमन बॉडी इज 25 ट्रिलियन। हाई रेटिकुलोसाइट काउंट इज ऑब्जर्व्ड इन, रेटिकुलोसाइट्स से आप क्या जानते हैं, जो आरबीसी हमारी मैच्योर नहीं होती, सीधा बोन मैरो से पहले निकलती है कुछ दिन के लिए, उसको हम रेटिकुलोसाइट के टर्म से डिनोट करते हैं। और ये पूछा गया है कि ऐसा कब होगा, तो जब आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होगा। सीधी बात है, जब आपकी आरबीसी मैच्योर नहीं होगी तो उसमें एचबी नहीं होता है, और उस आरबीसी को मैं रेटिकुलोसाइट से डिनोट करती हूँ।
और जब इसमें आयरन फॉर्म होगा तो Hb ऑलरेडी फॉर्म होगा। तो जब होमोग्लोबिन क्योंकि आयरन से मिलके बनता है तो वो RBC आपकी मैच्योर होगी और उस केस में आप उसको रेटिकुलोसाइट काउंट से नहीं डिनोट करेंगे। तो हाई रेटिकुलोसाइट तभी होंगे जब आपके उसमें आयरन नहीं होगा। विच वन इज सुप्रावाइटल स्टेन एंड यूज फॉर रेटिकुलोसाइट काउंट? तो सुप्रावाइटल स्टेन का उसी को कहते हैं जो रेटिकुलोसाइट को स्टेन करने में यूज़ होता है। और सुप्रावाइटल स्टेन में जितने भी मतलब कि चीज़ें यूज़ होती हैं स्टेन को बनाने में, वो सभी आपकी आएंगी इस स्टेन के अंदर। तो अगर आपको उसका कंपोजिशन याद है कि सुप्रावाइटल स्टेन किस चीज़ से मिलके बनता है तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। ब्रिलियंट क्रिस्टाइल ब्लू स्टेन आपका सुप्रावाइटल स्टेन में आता है। तो रेटिकुलोसाइट काउंट में ये यूज़ होगा। कंडीशन इन विच RBC काउंट इज इंक्रीज्ड इन नोन एज, ऐसा कौन सी कंडीशन है जब RBC का काउंट बढ़ जाती है? पॉलीसाइथीमिया रूब्रा वेरा में भी बढ़ती है। एनीमिया के केस में हो ही नहीं सकता क्योंकि वहाँ पे घटती है। थैलेसीमिया के केस में भी नहीं होगा क्योंकि वो एनीमिया का ही केस है। और ल्यूकीमिया में आपकी WBC घटती है, उसका RBC से कोई रिलेशन नहीं है। तो पॉलीसाइथीमिया रूब्रा वेरा एक टर्म है जो यूज़ होता है जब आपकी RBC काउंट इंक्रीज़ होता है। टारगेट सेल्स आर सीन इन ऑल एक्सेप्ट, जब मैंने आपको माइक्रोस्कोपिक व्यू में बताया था कि RBC कितने तरीके की दिख सकती है, तो उसमें मैंने टारगेट सेल्स भी दिखाई थी। तो वो एक टीयर ड्रॉप सेल के तरीके आपको दिखती हैं। तो टारगेट सेल्स आर सीन इन ऑल, सब में दिख रही है, बट एक केस बताना है जिसमें वो नहीं दिखती है। तो उसका आंसर यही बनने वाला है, हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस, क्योंकि उसमें स्फेरोसाइटोसिस का मतलब है कि आपके राउंड शेप दिखेगी तो टीयर ड्रॉप की तरीके कोई स्ट्रक्चर बनना ही नहीं है, तो आपकी टारगेट सेल नहीं दिखेगी। रेड सेल्स कंटेनिंग ग्रेन्यूल्स ऑफ नॉन हीम आयरन इज नोन एज, तो अगर आपका कोई रेड सेल्स है और उसमें कोई हीम कंटेंट नहीं पाया जा रहा है आयरन, तो उसको किस नाम से हम जानते हैं, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा सिड्रोसाइट्स। सिड्रोसाइट्स आपकी ऐसी सेल्स को कहते हैं जिसमें आयरन कंटेंट नहीं पाया जाता। A leukemic process which spreads to megakaryocytic and erythroid series is known as, ल्यूकीमिया का प्रोसेस है मेगाकैरियोसाइट्स एंड एरिथ्रॉइड सीरीज इज नोन एज। तो ये आप जनरल नॉलेज की तरीके इसको याद कर सकते हैं। ऐसे ये क्वेश्चन बहुत टफ कंडीशन में आ रहा है तो ये आपको सिंपली नहीं पूछा जाएगा। एरिथ्रोल्यूकीमिया एक ल्यूकीमिक प्रोसेस है विच स्प्रेड्स टू मेगाकैरियोसाइट्स एंड एरिथ्रॉइड सीरीज इसमें। तो ये काफ़ी एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन बाद में एक्सप्लेन करूँगी। एबनॉर्मल RBC फॉर्म ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड इज नोन एज, जब आपकी इन दोनों चीज़ की वजह से डिफिशियंसी की वजह से कोई नॉर्मल RBC फॉर्म होती है तो ऐसी RBC को हम मेगालोब्लास्ट के नाम से जानते हैं। तो ऐसी एबनॉर्मल RBC मेगालोब्लास्ट कहलाती है जब आपकी विटामिन B12 और फोलिक एसिड की डिफिशियंसी हो जाती है। रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ रेड सेल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ होल ब्लड इन परसेंटेज, ये कौन सा केस है जब आपको रेड सेल्स का वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ होल ब्लड के साथ परसेंटेज में शो करना पड़ता है। तो ये तो हो नहीं सकता, ये 1 आवर में देना होता है क्योंकि RBC सेटल ऑर्गन पर यूनिट हावर, तो ये नहीं हो सकता। और पैड सेल वॉल्यूम PCV ही है जो आपको वॉल्यूम देना पड़ता है रेड सेल्स का होल ब्लड के साथ परसेंटेज में, तो PCV का ये एक ऐसा ऑप्शन है। और रेड सेल इंडिसेस से मतलब तो MCV, MCH, MCHC ये सारी रेड सेल इंडिसेस में आती हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन इसलिए नहीं होगा
क्योंकि ये पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ होल ब्लड में नहीं होता है, ये आपको ग्राम पर डीएल में भी मिलता है और इसका एमसीवी आपको ग्राम पर डीएल या परसेंटेज में मिल सकता है। एमसीएस जो है पिकोग्राम और फेम्टोलीटर में दिए जाते हैं, तो ये आपको इसका यूनिट नहीं मिल रहा है इसमें, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। द बोर डायमीटर ऑफ विंट्रोप ट्यूब इज़ अबाउट, विंट्रोप ट्यूब का जो इसमें डायमीटर पूछा गया है तो वो 3 mm का होता है। क्यों कहाँ यूज़ होती है, यहाँ इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि विंट्रोप ट्यूब आपको पता होनी चाहिए कहाँ यूज़ होती है। तो वेस्टरग्रीन और विंट्रोप ट्यूब आपकी ESR के टेस्टिंग में यूज़ होती है, तो यहाँ से आपको ये याद होना चाहिए। इसका डिफरेंस बहुत इम्पोर्टेंट है कि विंट्रोप ट्यूब और वेस्टरग्रीन में पिपेट में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पे पूछा गया एक ऑर्डिनरी ग्लास ट्यूबिंग है विच हैज़ ए लॉन्ग थिन नोजल ऑफ द अबाउट 13 सेंटीमीटर लेंथ इज़ नोन एज, तो इस तरीके की एक चीज़ें पास्चर पिपेट के नाम से जानी जाती है। तो ये आपको स्पॉटिंग के केस में बहुत देखने को मिलती है। जब आप स्पॉटिंग के लिए टेस्ट में जाते हैं तो आपको वहाँ रखी मिलेगी और आपको उसका नाम लिखना होगा, तो इसको ऐसे ही पहचान सकते हैं कि इसमें थिन नोज़ल होती है और पीछे से बल्ब लगा होता है, तो वो पास्चर पिपेट रहती है। इन माइक्रो हेमाटोक्रिट मेथड और PCV द स्पीड एंड टाइम ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन इज़, तो माइक्रो है तो ऑलरेडी इसका स्पीड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन कम होगा, तो इसका आंसर बनेगा ये वाला फॉर 5 मिनट्स, सबसे कम टाइम है और सबसे कम इसका सेंट्रीफ्यूगेशन स्पीड है। पैक्ड सेल वॉल्यूम डिपेंड ऑन, PCV किस पे डिपेंड करती है, तो पैक्ड सेल वॉल्यूम आपकी ऑल ऑप्शन पे इसमें दिया है। रेडियस ऑफ द सेंट्रीफ्यूज, स्पीड ऑफ द सेंट्रीफ्यूज, हाइट ऑफ द ब्लड कॉलम, ठीक है, सेटल डाउन RBC देखनी है तो हाइट ऑफ द ब्लड कॉलम भी होगा। कॉन्स्टिट्यूट द बफी कोड, बफी कोड किस चीज़ से मिलके बना होता है, तो बफी कोड वही होता है जो आपको प्लाज्मा और ब्लड सेटल डाउन RBC के बीच में मिलता है। ज़्यादातर ये प्लेटलेट्स और WBC से मिलके बना होता है, तो यहाँ पे आपको ल्यूकोसाइट का ही एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, वही सही है। ड्यूरिंग नॉर्मल TLC द थिकनेस ऑफ बफी कोट इज़, जब आपकी TLC नॉर्मल है तो थिकनेस ऑफ बफी कोट कितनी होती है ये बताया गया है, तो 0.5 to 1 mm की होती है। इन विच कंडीशन द कलर ऑफ सुपरनेटेड प्लाज्मा इज़ येलो, तो जॉन्डिस के केस में होगा, प्लाज्मा आपका येलो तभी मिलेगा जब आपको जॉन्डिस होगी। कैपिलरी ट्यूब यूज्ड फॉर PCV डिटर्मिनेशन ऑफ माइक्रो हेमाटोक्रिट ट्यूब हैज़ एन इंटरनल डायमीटर ऑफ अबाउट, PCV की हम डिटर्मिनेशन कर रहे हैं, कैपिलरी ट्यूब यूज़ की है, माइक्रो हेमाटोक्रिट मेथड है, तो डायमीटर पूछा गया है तो विंट्रोप में 3 mm का होता है। इसके लिए क्या होगा, क्योंकि कैपिलरी है तो उससे भी कम होगा, जाहिर सी 1 mm का होगा। इन वुमेन द नॉर्मल वैल्यू ऑफ PCV इज़ अबाउट, नॉर्मल वैल्यू पूछी गई है वुमेन के केस में तो 36 to 48%। हेमाटोक्रिट वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम हीमोग्लोबिन बाय मल्टीप्लाइंग बाय द फैक्टर ऑफ, हेमाटोक्रिट वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम हीमोग्लोबिन बाय मल्टीप्लाइंग बाय द फैक्टर ऑफ। अगर आपको हीमोग्लोबिन का कैलकुलेशन पता है तो आप हेमाटोक्रिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो कौन से फैक्टर से अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें तो अगर हमको पता चल जाएगा तो 3 है। कौन सी कंडीशन होती है जब PCV आपकी हाई होती है, तो इसका आंसर है पॉलीसाइथीमिया ऑफ द न्यूबॉर्न, इन विच पैथोलॉजिकल कंडीशन PCV इज़ हाई, तो कौन सी कंडीशन में आपको PCV हाई मिलेगी, पैथोलॉजिकल कंडीशन पूछी गई है, तो बर्न के केस आपको
क्योंकि बर्न के केस में प्लाज्मा कम हो जाता है तो पीसीवी ऑलरेडी हाई होगी। बेसोफिलिक स्टिपलिंग ऑब्जर्व इन ऑल एक्सेप्ट। बेसोफिलिक स्टिपलिंग आपको पहले टर्म पता होना चाहिए क्या होता है। जब आपके न्यूट्रोफिल्स में काफ़ी ज़्यादा ग्रेन्यूल्स दिखाई देने लगते हैं तो उस चीज़ को आपको WBC में जब आपको बहुत सारे ग्रेन्यूल्स दिखाई देंगे तो उस केस को आप बेसोफिलिक स्टिपलिंग कह लेंगे। तो ये केस आपको देखने को मिलेगा हेरिडिटरी लेप्टोसाइटोसिस में। तो 0.2 से 2% इसका आंसर होगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन, द रेट एट विच द आरबीसी सेटल डाउन इज 1 आवर इन इज ESR। ESR वाले मैंने क्वेश्चन आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिए थे। ऑल ऑप्शन होगा टेम्परेचर, एक्सेस वेंटिग्राउंड, पोजीशन ऑफ ESR ट्यूब। तो यहाँ वाले सारे क्वेश्चन मैंने आपको जहाँ तक सारे एक्सप्लेन कर दिए। जो क्वेश्चन रह गए मैं आपको कल वाले लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगी। फिलहाल नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको